नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो कहूंगा सच कहूंगा, और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट से समाधान की उम्मीद कर रही है। सरकार ने अदालत को बताया कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखते हुए संशोधित मेरिट सूची के पात्र अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या यूपी चुनाव से पहले शिक्षक वोट साधने की योजना है या फिर युवाओं के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। प्रदेश में शिक्षकों की हितैषी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। योग्य उम्मीदवार होंगे नियुक्त यूपी सरकार। सरकार का आश्वासन, नौकरी नहीं जाएगी। अब नई भर्तियां निकालेगी योगी सरकार। करीब 6 साल से चले आ रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में समाधान की उम्मीद जगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने अदालत में अपना पक्ष स्पष्ट किया है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि 69,000 शिक्षकों में किसी की नौकरी नहीं जाएगी। 2020 में बहाल 67,867 शिक्षक नौकरी में बने रहेंगे। हाईकोर्ट के मुताबिक योग्य उम्मीदवार खाली पदों पर समायोजित होंगे। 8,270 बचे अभ्यर्थियों को नियमों के तहत राहत मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार का प्लान शिक्षक वोट बैंक को साधने का है, और क्या युवाओं के जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ ही ये गारंटी कौन देगा कि नई भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसी मुद्दे पर प्रदेश में सियासत तेज है। और लगातार जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला चला, तो उस पर भी सरकार ने ये कहा है कि जो योग शिक्षक हैं उनका जरूर चुनाव किया जाएगा, उनको जो है मानदेय उनका बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का जिस तरीके से लगातार मानदेय बढ़ता चला है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो चाहती है कि लगातार जो है शिक्षकों के लिए ऐसा कोई काम किया जाए जिससे उनका और उनके परिवार को जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सकें। वहीं पूर्व की सरकारों में अगर आप देखेंगे तो शिक्षकों का इतना शोषण किया गया है कि आज वो शिक्षक जब 2012 से 17 तक का समय याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो कम से कम ये कि योगी सरकार शिक्षकों का, क्योंकि शिक्षक ही हमारे देश का भविष्य बनाते, इसलिए सरकार हमारी चाहती है कि शिक्षक स्वस्थ रहें और सरकार के प्रति वफादार रहें। देखिए, सरकार की मंशा पर सवाल है कि पिछले 10 साल से 69,000 शिक्षक के अब जो अभ्यर्थी हैं लगातार वो आंदोलनरत हैं, और बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही है। यहां तक कि उस भर्ती को लेकर आरक्षण की अनियमितताओं से बचने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने आप को कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, लेकिन जब आम पिछड़े को नौकरी की बात आती है तो बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो जाता है, चरित्र बेनकाब हो जाता है। अब वो चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं, इसीलिए 69,000 शिक्षक के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन पर हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की चिंता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ओबीसी और दलित छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। न सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश माना, न ही ओबीसी आयोग का आदेश माना, और अब सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दे रही है वो सामान्य वर्ग के छात्रों के तो हितों की रक्षा करता है, लेकिन ओबीसी और एससी के छात्रों की हितों की रक्षा नहीं कर रहा। सरकार को ये कहना चाहिए था कि जो भी गलतियां हुई हैं आरक्षण में, हम उन बच्चों को सर्विस देंगे। सरकार ये हलफनामा नहीं दे रही है कि उन बच्चों का क्या होगा, दलित और ओबीसी बच्चों का, जिनको नौकरी से वंचित रखा गया है। सवाल ये भी काबिज है कि यूपी सरकार का सबकी नौकरी सुरक्षित वाला फॉर्मूला कहीं बीच का रास्ता तो नहीं। सवाल ये भी कि नए नोटिफिकेशन से बेरोजगार युवाओं को कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि 8 साल से जो युवा रोजगार की तलाश में हैं, वो एक उम्मीद से यूपी सरकार की तरफ देख रहे हैं और शिक्षक बनने के सपने बुन रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक करके तारुफ करवा देती हूँ। प्रमोद मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। प्रोफेसर मनीष हिंदवी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। और कुछ देर में निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ होगी। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले प्रमोद जी के साथ कर लेती हूँ। प्रमोद जी, सवाल सिंपल है कि 6 साल हो गए हैं और ये मामला विचाराधीन ही है। बार बार जब शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं, आप लोग आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कोई एक मतलब होता है ना कि ठोस कोई कदम नहीं उठाया जाता है, और उसकी वजह से छात्र परेशान होते हैं। जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होते हैं। श्रेया जी, मामला तो कोर्ट के अधीन था, विषय कोर्ट के अधीन था, और हमने पहले ही दिन से कहा कि भाई जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने इसीलिए स्पष्ट रुख भी रखा है, और हमारा रुख पूर्णतया स्पष्ट है और शुरू से स्पष्ट है कि पहली बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी भी और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। हमने क्या कहा, जो भी 8,200 नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी बिना किसी पूर्व की नियुक्ति को प्रभावित किए। तो हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है कि ऐसा तो नहीं है कि वो 8,270 शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो कहीं से कट डाउन किया जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं हमने कहा है। हाँ। और यही हमने अपने हलफनामे में भी स्पष्ट किया है, बहुत ही क्लियरली स्पष्ट किया है। तो इसको लेकर के कहीं कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। कहाँ कब पर कंफ्यूजन है बताइए आप। मैं पढ़ देता हूँ। इन ए सर्टिफिकेट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टेटेड दैट इट वाज प्रिपेयर्ड टू रिक्रूट कैंडिडेट्स अगेंस्ट 8270 एडिशनल पोस्ट्स, अतिरिक्त पदों की, ऑन ए रिसीव्ड कट ऑफ। ठीक है, नहीं कंफ्यूजन, और जहां तक बात है उच्च न्यायालय के कहने पर हमने कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि छात्र कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है भर्ती में, आरक्षण को लेकर जिस तरीके से पेच फंसा था इस पूरे में। तो अब आप लोग कह रहे हैं कि हम जो भी नौकरी है वो सबको मिलेगी, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, जो बच्चे बचेंगे उन्हें भी नौकरी देंगे, जो नौकरी में हैं ऑलरेडी उनको उनकी नौकरी पे कोई भी खतरा नहीं आएगा। लेकिन जब गड़बड़ी हम सुधारेंगे सर, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ कटेंगे, उनको वो न संतुष्ट नहीं हो पा रहे सरकार के इस जवाब से। कटेंगे इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप देखें जून 2022 का जो उच्च न्यायालय का जो आदेश था, उन्होंने कहा कि आप रिवाइज्ड कट ऑफ लिस्ट बना दीजिए। इन अकॉर्डेंस विद दैट रूलिंग वी सबमिटेड टू द कोर्ट, हमने कोर्ट में जमा कर दिया रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। अब जब रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ही बना दी तो कंफ्यूजन कहाँ है? रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने के पीछे मंशा क्या थी? मंशा यही थी कि कैसे बाकी के लोगों को उसमें अकोमोडेट किया जाए, नहीं तो फिर तो पूरा पर्पस ही फेल हो जाता है ना। वही तो किया है, और वही हमने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यही प्रस्तुत भी किया है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, 4 अगस्त को जो है हम आपको पुनः सुनवाई करते हैं, नहीं तो फिर अंडर सेक्शन 142 हम आदेश भी करेंगे। तो आदेश जो भी होगा उसको तो मानना हमारी जिम्मेदारी है, और हम उसका अनुपालन करेंगे, 100% अनुपालन करेंगे। और इसके अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, नैतिक विकल्प भी नहीं है, और हमारा संकल्प भी ऐसा ही है। जी ठीक है, धर्मेंद्र सिंह के पास में जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी, अब 2027 का चुनाव एकदम नजदीक है। मेरा सवाल पहले भी यही था प्रमोद जी के साथ कि इतना लंबा समय आखिर क्यों लग गया, और अब चुनाव है क्योंकि तो बच्चों को भी जिस तरीके से हमने देखा देश भर में किस तरीके से बच्चे अपने भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें साधना भी जरूरी है, शिक्षकों को साधना भी जरूरी है, हर वर्ग को साधना जरूरी है, इसलिए सरकार एक्टिव हुई है। अगर चुनाव नहीं होता तो क्या अभी भी ये मामला ऐसे ही लटका रहता, इस पर कोई बात नहीं कर रहा होता? जी नमस्कार श्रेया जी, देखिए मैं प्रमोद जी को सुन रहा था, जितनी चालाकी से कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कर दिया और मान गए। अगर आप मान गए सब कुछ सही था तो किस बात का डिस्प्यूट है? 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, इसका नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 2018 को हुआ और 5 जनवरी 2019 को जो है परीक्षा हुई। 4.5 लाख 4,21,000 कैंडिडेट्स ने भाग लिया।
जब आप मेरिट बनानी हुई तो आपने पिछड़ों और दलितों के का जो हिस्सा मिलना चाहिए था, हाँ। जो प्रॉपर नियम होना चाहिए था, उसको आपने चालाकी से उनका हक मार दिया। उसमें संख्या एग्जैक्ट नहीं है, करीब 7-8 हजार 9 हजार के करीब पिछड़ों का और कुछ ऐसे ही दलितों का आपने उसमें गोलमोल कर दिया। मामला वो लोग तमाम प्रदर्शन करते रहे, आपके सामने आते रहे, आपने कभी सुना ही नहीं। आपको चूंकि बच्चों की चिंता नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपके तो मुख्यमंत्री सबको कहते थे अनफिट है और जीवन भर ताकते रहोगे। अंततः कोर्ट में गया और कोर्ट में इनकी माननीय उच्च न्यायालय ने 2024 में द सिलेक्शन वाज 69 असिस्टेंट टीचर उत्तर प्रदेश कहा कि ये अवैध है, मेरिट सूची जो जारी की गई है ये गलत है, उसको रिजेक्ट करते हुए नई सूची बनाने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। अगर आपकी नीयत साफ होती तो माननीय न्यायालय की बात को मानते हुए आप जो है उसी समय करते, चलो 4 साल 5 साल बाद ही सही, लेकिन उसके बाद भी आपका मन साफ नहीं था उनके प्रति। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में एन केन प्रकार सरकार उसको लटका के रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है 2-2 बार 3-3 बार कि ये जो सूची बनी है ये गलत है। हालांकि जो लोग पढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी, हम किसी को हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ। अब उसने इस सेशन का लाभ भी दिया, लेकिन उसके बाद भी सरकार का मन साफ नहीं है, जिसके चलते अब तक सूची जारी नहीं हुई। और सुनिए, 2019 से लगातार बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कभी कोई अफसर मिल रहा है, कभी तमाम विधायकों के यहाँ, और लगातार बेचारे धूप उसमें लाठी बिका रहे हैं, डंडा बिका रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। और तमाम घटनाएं भी हुई, आपने देखा कितने लोगों ने उसमें दुर्घटना भी हुई, कितने उसमें असिस्टेंट टीचर के जो अभ्यर्थी थे। उसके बाद भी सरकार निरंकुश बनी हुई है और तुर्रा यह है कि कह रहे हैं कि हमने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे। अरे साहब 2018 की भर्ती है, अभी तक आप कर नहीं पाए, आप अभी भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उसी तरह 15 लाख के जुमले एक तरह के नहीं हम तो कह दिए थे। अरे आपका मन साफ होता तो 18 के बाद कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं प्रमोद जी, एक ही लोग जिम्मेदार है, वो है भारतीय जनता पार्टी। एक ही मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, वो योगी आदित्यनाथ जी। एक ही सरकार जिम्मेदार है, वो उत्तर प्रदेश की। कोर्ट का आदेश इंप्लीमेंट नहीं कराए, बच्चों को न्याय नहीं दे पाए, केवल इसलिए कि वो पिछड़े वर्ग से आते थे, दलित वर्ग से आते थे, उनकी हिस्सेदारी को इनको स्वीकार नहीं थी। वो मेरिटोरियस कैसे हो गए, उनको नियमों का लाभ दे करके जो उनको टीचर में नियुक्ति करनी थी, बजाय उसके उनको काट करके बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद कह रहे योगी जी कि जो है हम अभी भर्ती करेंगे। तो साहब पहले तो न्याय दीजिए, तब फिर आगे बात करिए। भाषणों से जनता तंग आ गई है, आपसे भरोसा इस देश के नौजवानों का, छात्रों का, शिक्षकों का उठ चुका है। वो अभी देखा आपने राम मंदिर चोरी में, चंदा में चोरी कर लिया, आपने नीट परीक्षा में चोरी कर लिया, जिसका परिणाम हुआ कि आप इस्तीफा देके कह रहे हैं हमारी जीत हो गई। अरे साहब आपने तो बच्चों पे लाठी चलाया, गोली चलाया, पैलेट गन चलाया और अंत में मजबूरी में इस्तीफा दिया। उसको भी अगर अपनी जीत मानते थे आपको मुबारक हो। सच ये है कि आप अभी भी समय है और कम से कम आज आप चैनल पे बोल रहे हैं, बोल के जाइए कि 1 हफ्ता के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे और नई मेरिट सूची। प्रमोद जी जवाब दे रहे 10 सेकंड। प्रमोद जी जवाब दीजिए, फिर मैं मनीष जी के पास आगे बढ़ रहे हूँ। 10 सेकंड सर। जिस चैनल पर श्रेया जी माननीय धर्मेंद्र जी बहस करने आए, चर्चा करने आए, उस चैनल पे नीचे देखिए एक टिकलिंग चल रही है और उसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है, योग्य उम्मीदवार होंगे समायोजित और सभी 8,270 लोगों को मिलेंगे, खाली पदों पर समायोजित होंगे शिक्षक। ये सरकार कह रही है, वो चला रहे हैं सरकार। क्या कह नहीं, आप ब्रेकिंग न्यूज में ये नहीं कर रही सरकार। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। नहीं धर्मेंद्र जी प्लीज, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं, जवाब दे दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी सर। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अमरेंद्र पटेल जी ने क्या कहा, इनको पास संख्या नहीं है, मैं संख्या दे देता हूं। उन्होंने कहा कि 3,324 ओबीसी वैकेंसी और 4,996 आपके कह देने से नियम नहीं बदल जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। धर्मेंद्र जी प्लीज आप बोल लीजिएगा ना, मेरा आग्रह है थोड़ा मेरे को बोल लेने। तो 4,946 पे वो अपना कंसेंट दे रहे हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है। अभी समस्या क्या है जानते हैं श्रेया जी, जिस हिसाब से नियुक्तियां हो रही हैं, ये 2012 से 2017 के मध्य जो सैफई से यूपीपीसीएस के अपॉइंटमेंट्स जाते थे ना, नियुक्ति पत्र जारी होते थे, ऐसा नहीं होता है भाई इस सरकार में। और जहां तक इन्होंने कहा एक ही मुख्यमंत्री, एक ही सरकार, अरे भाई इतना तो जान लीजिए कि सरकार एक ही होती है और मुख्यमंत्री भी एक ही होता है।
ऐसा थोड़ी अरे है कि 8-10 गोपाल साल जी लंबा, रहेंगे 18 और से 26 आ अखिलेश गया जी भी सर। रहेंगे और मुलायम सिंह जी भी रहेंगे और आजम खां भी जिम्मेदारी की बात रहेंगे। मैं कह ये रहा हूँ, आपके समय में होता था, जिम्मेदारी की अभी बात नहीं कर रहा होता हूँ। है ऐसा। 2018 की नियुक्ति 2026 तक आप लटका के उनके ठीक है, भविष्य बिल्कुल के प्रमोद जी, साथ सवाल खिलवाड़ तो कर बनता है रहे ना, हैं। डबल ये इंजन किस की सरकार सरकार क्या है, बात होती? उसके बाद अगर हमें इतना लंबा डबल समय इंजन लग जा रहा है सरकार बच्चों को न्याय दिलाने में, तो 2018 सवाल तो से पूछे लटका जाएंगे। देते हैं। चलिए ठीक है, मनीष जी के पास जा रही हूँ। मनीष जी, अभी हमने जो पैकेज चलाया था उसमें मैं आपके प्रवक्ता को सुन रही थी, वो इस बात पर जोर नहीं दे रहे थे कि इतना लंबा समय हो गया, शिक्षकों को न्याय नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो इस रेस में आगे दौड़ रहे हैं, उनकी हित की बात कर रही है सरकार, दलित और पिछड़ों के हित की बात नहीं कर रही है। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, मुझे खटका भी, तो मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रही हूँ सर। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि अभी आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया जी, वो बहुत बढ़िया था। उसमें एक अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि इलेक्शन का टाइम है। तो श्रेया जी, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलूंगा कि ऐसे ही एक इलेक्शन का टाइम था 2022 का। 21 दिसंबर 2021 का जो दिसंबर था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक सभा स्थल से इस बात को माना था कि वहां थोड़ी गलती हुई है, और 5 जनवरी 2022 यानी आचार संहिता लागू होने के थोड़े से पहले सरकार ने इस बात को माना कि 6800 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, क्योंकि 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। और उसके बाद फिर चुनाव हो गया 22 का, और 22 के चुनाव होते ही सरकार यानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपने स्टैंड से मुकर गए। सरकार ने जो कहा था कि 6800 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ था, उससे भी मुकर गई सरकार। और फिर बच्चे लखनऊ की सड़कों पर लाठी खाते रहे, उनके खून से सड़क लाल होती रही। लगातार रमाबाई से लेके तमाम जगहों पर वो बैठे, मार खाए, बार बार मार खाए, बार बार लाठी खाए, लेकिन सरकार ने उधर देखने की जरूरत नहीं समझी। इस बीच 2 बार सिंगल बेंच और डबल बेंच से फैसले भी आए। डबल बेंच ने तो एकदम स्पष्ट तौर पर कहा कि साहब 1994 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। ये बेंच, और मुझे आज भी ठीक से याद है, उस समय भी मैं एक चैनल पर डिबेट में बैठा था और यही सारी बातें हो रही थी। ये 24 की बात है, 13 अगस्त 24 को फैसला आया था, और सरकार इसी तरीके से क्रेडिट लूट रही थी कि आप अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने तब भी कहा था कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, इनकी नीयत में खोट है। जब मुख्यमंत्री कहकर मुकर जा रहे हैं श्रेया जी, तो क्या उम्मीद करना फिर। फिर बात चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी फिर ये वही वादे कर रहे हैं कि साहब ये करेंगे वो करेंगे। बहुत स्पष्ट सवाल एक है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आज आप ये बात मान भी लेते हैं, तो क्या 6 साल लौटा देंगे आप? उस 6 साल को जो धूप गर्मी बरसात में बच्चों ने लाठी खाई, जो बच्चों ने संघर्ष किया, उस दर्द को महसूस करिए श्रेया जी। जो बेरोजगार बच्चे जिनका हक था उस नौकरी पर और उन्हें नहीं मिली और उन्होंने सड़कों पर रातें गुजारी, आप लौटा देंगे? आज आप एहसान की बातें कर रहे हैं, आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप उनका हक न देकर उनके ऊपर पूरा एहसान लाद दे रहे हैं कि साहब इससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं है। अगर सरकार इतनी ही अच्छी थी तो जब पहली बार ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने, बच्चों ने तो पहले ही कह दिया था 2020 में, जब अपना उन्होंने रिसर्च किया था तभी कह दिया था कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। खैर साहब, आपने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन 29 अप्रैल 2021 को जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पूरी बात कही है, आपने यही कहा कि छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है। 6 साल क्या सरकार वापस लौटा देगी? बिल्कुल, मैं भी ये सवाल पूछ रही हूँ सरकार से कि जो लोग पहले तो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अपना इतना समय निकाल देते हैं, फिर भर्ती के लिए वो इंतजार करते हैं, भर्ती आती है, फिर उसमें घोटालेबाजी हो जाती है, तो उनका तो पूरा जीवन ये घोटालेबाजी में और इसी में निकल जाता है। 6 साल से बेचारे रोजगार बैठे हैं, उम्मीद जगती है बार बार, लेकिन वो टूट जाती है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इसमें ये बात कहां से आ गई कि समान वर्ग के बच्चों के हित के बारे में सरकार सोच रही है और जो पिछड़े बच्चे हैं उनको और ज्यादा ढकेलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि आपकी एक भी बात में मुझे नहीं समझ में आया। आपने यही बोला कि छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन जो आपके प्रवक्ता बोलते हैं कि भाई ये समान जो वर्ग के लोग होते हैं, समान वर्ग के बच्चे हैं, उनके साथ हित कर रही है। हित तो किसी के साथ नहीं हो रहा ना, नौकरी तो नहीं मिल रही किसी को। सर, मेरा सवाल ये है, नौकरी तो नहीं मिल रही। 6 साल से सारा बच्चा जो, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ कोई भी वर्ग से आता हो, कुछ भी हो, वो सब इंतजार कर रहे हैं। सर जी, मैं आपकी बात से जोड़ते हुए आगे बढ़ा दूं बात अपनी
मैं आपकी बात से जोड़ते हुए बढ़ा दूं, मैं हो सकता है उनकी बातों में कुछ कंफ्यूजन हो। हाँ। मैं एकदम सहमत हूं आपकी बात से। सरकार का ये दायित्व है कि वो सभी वर्गों के बच्चों के हित को सुनिश्चित करे और जो नियम हमारी सरकारों ने बनाए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नियम बने हैं, उनका पालन किया जाए। बिल्कुल ठीक है, हम सब यही चाहते हैं और यही होना भी चाहिए। निरंजन जी, सिर्फ इंतजार करते हैं क्या कि चुनाव आ जाए तब हम कुछ वादे कर लेंगे ताकि थोड़ा सा वोट भी हमें मिल जाए, क्योंकि 6 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। निश्चित रूप से देखिए श्रेया जी, इस चीज के अंदर कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से इस मामले के अंदर अति विलंब हुआ है वो कहीं ना कहीं वेदनादायक है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ राजनीति होती है इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये इसके अंदर आप किसी दलगत राजनीति की बात करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर सभी राजनीतिक दल एक समान है। और सबसे बड़ी विडंबना तब होती है कि जब आप किसी भी चीज के दोहरे मापदंड जब इसको देखते हैं। मैं अगर सरकार की बात करूं श्रेया जी, तो देखिए आज जिस तरीके से सरकार बात कर रही है तो कुछ लोग तो कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह मानना है कि निर्मल मंदन सो मोहि पावा, मोहि कपट सल छिद्र न भावा। यानी कि निश्चित रूप से आज अगर मान लीजिए सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्ति की ओर है और उस समय ये मामला सरकार अगर इस चीज को लेकर के आज अगर इस चीज के लिए जागृत हुई है या सरकार आज इस चीज के बारे में कुछ संज्ञान लेने की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष इस तरीके से रख रही है, तो निश्चित रूप से देखिए ये तो कहा ही जाएगा कि कहीं ना कहीं जो नियत है या यूं कहें कि जो निर्मल मन जो है वो कहीं नजर नहीं आएगा। इसके अंदर निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से प्रभावित ये निर्णय नजर आएगा। इस चीज के अंदर कोई आदमी कहे तो मेरे हिसाब से या तो वो झूठ बोल रहा है या वो अज्ञानी है। लेकिन यहां पे एक चीज और है, देखिए आज जिस तरीके से टीवी चैनलों के ऊपर या तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई आपके कार्यकाल के अंदर भी अगर हम नजर मारें तो एक चीज आप भी देखेंगे कि उस समय कौन सी न्याय हुआ करती थी। उस समय तो जो नौकरियां थी वो खर्ची और पर्ची पे नौकरियां चला करती थी। और अब जिस तरीके से आप ये मान के चलिए एक व्यवस्था परक सब सारी चीजें हो रही हैं, उस समय हम ज्ञान फैलने के लिए आ जाते हैं। कोई भी आदमी आकर के अपना ज्ञान क्या कैसे बेहतर, तो पर उपदेश सगुन बहु तेरे। लेकिन मेरा यह मानना है फिर भी अगर मान लीजिए अभी भी अगर इस चीज का इस समस्या का निस्तारण हो जाता है, अभी भी उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है, इसके अंदर वर्गीकरण का भी इसके अंदर पूरा का पूरा सम्मान रखा जाए, उस पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए, ना सामान्य वर्ग के साथ कोई दिक्कत आए ना कोई पिछड़ा वर्ग के साथ दिक्कत आए। क्योंकि हमारे यहाँ एक समस्या हो रहा है ना, जैसे भी आप पूर्व में अभी यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि भाई किसी भी चीज के अंदर एक वर्ग को ऐसा बना दो, अछूत बना दो कि भाई सामान्य वर्ग का आदमी है तो ये तो केवल पीटने लायक, ये तो केवल दुत्कारने लायक ही है, तो वो चीज भी नहीं हो और इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी और न्याय हो। और तमाम जो लोग इस चीज के लिए संघर्ष करते हैं, जो लोग प्रयासरत हैं, जिन लोगों ने आप ये समझ लीजिए अपना सर्वस्व इसके पीछे लगा रखा है, कई लोग केस मुकदमे भी लड़ रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर करके चंदा कर करके जिस तरीके से इस मामले के पीछे लगे हुए हैं, उन सब की मेरे हिसाब से इसके अंदर सरकार। निरंजन जी, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि न्याय हो अच्छी बात है, ठीक है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर टाइम पे हो जाए ना सर, ये 6 साल जब रोजगार जिसके पास नहीं होता ना, अगर हम कभी उससे बात करेंगे, हमें लगता है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं पैनलिस्ट में, कभी ना कभी ऐसा दौर देखा होगा कि हमारे पास रोजगार नहीं है, वो 1-2 महीने सर काटना भी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 6 साल आप समझ रहे हैं कितना लंबा समय है लोगों का, तो मतलब वो क्या ना नींद आ रही होगी ना खाना खा पा रहे होंगे, इंतजार में ही रह जा रहे होंगे कि भैया कब सरकार जागेगी और कुछ हमारे लिए करेगी। समय पर न्याय मिलना चाहिए, ये लगता है मुझे। इसमें एक चीज और जुड़ती है श्रेया जी, अगर मुझे इस चीज का पता चल जाए कि मुझे ये नौकरी नहीं मिलने वाली तो कम से कम मैं अपनी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था तो करूं। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब फैसला आएगा, अब कोई निर्णय आएगा, करते 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 6 वर्ष के अंदर मेरे तो घुटने टिक जाएंगे, मेरी तो ठुड्डी टिक जाएगी। आप ये मान के चलिए कि मेरा परिवार किस परिस्थितियों में पहुंच जाएगा। आपको उस चीज के बारे में भी सहसा एक एहसास करना चाहिए। ठीक है मनीष जी।
ये जब चाहे राजनीतिक विश्लेषक जी हो या भाजपा प्रवक्ता हो, जब बार बार पूर्ववर्ती सरकारों पर जाते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। अरे भाई साहब, पूर्ववर्ती सरकारों का जो रहा वो खत्म हो गया। 17 में आपको सरकार मिली, 22 में आपको सरकार मिली, आप सरकार चला रहे हैं। आप अपनी कमियों का भांडा, जो आपकी कमियां हैं, दूसरों पे नहीं फोड़ सकते। 50 पेपर लीक हुए 17 से लेकर आज के बीच में, एक दो नहीं 50 पेपर लीक हुए हैं और 8-8, 9-9 साल लग जा रहा है आपको बच्चों को नौकरी देने में, और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। इन्हीं सड़कों पर लाठियों से पीटे गए हैं। मुझे लगता है श्रेया जी अगर अपने आर्काइव में जाएंगी तो तमाम वीडियो निकाल के रख देंगी यहाँ पर, जहां पर बच्चों को लाठियों से पीटा जा रहा है, और आप उसको जस्टिफाई करेंगे। निर्मल मन है सारे वीडियो रहते हैं आर्काइव में, नहीं रखती कुछ भी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ श्रेया जी कि अगर आप निकालना चाहेंगी तो निकल जाएगा। भाई पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया कि आप आज सत्ता किसके पास है? आपके पास है। 17 में आपके पास है, 22 में आपके पास है, 10 साल से आप सत्ता में है। बच्चों को आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं और आज आप फिर वही सारे पूर्ववर्ती सरकार। अरे गई पूर्ववर्ती सरकार, आपने क्या किया ये बताइए ना। और क्यों पर्चे लीक हुए? 50 पर्चे लीक हुए। और श्रेया जी किसी दिन डिबेट इस पर भी कीजिए। जो पर्चे लीक हुए वो तो हुए ही हुए, इसके अलावा तमाम ऐसे एग्जाम्स है जो एग्जाम हो गए और 4-4 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आया है। जो रिजल्ट आया है तो कोर्ट में चला गया है। क्यों ये सरकार ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रही? इस पर भी एक दिन आप डिबेट रखिए और उस दिन एकदम क्लियर बात हो इस पर। ठीक है, आज डिबेट इसी पर है सर, और यही सवाल मैं लगातार पूछ भी रही हूँ। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, जब मैं मनीष जी की बात को जोड़ के आपके पास आ रही हूँ, कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, अपनी बात रखिए, फिर मैं जा रही हूँ। चलिए 10 सेकंड सर। निरंजन जी। हाँ, देखिए श्रेया जी, कभी भी किसी भी व्यक्ति का कोई अतीत जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, मैं यही जोड़ के जा रही थी धर्मेंद्र जी के पास। बात जो अभी विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई आपने पूर्व में क्या किया, छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन आप भविष्य का क्या कॉन्क्रीट प्लान दे रहे हैं कि जो समस्याएं, जो सरकार से जिस चीज का सवाल आप कर रहे हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं तो ठीक है, यही सवाल था मेरा धर्मेंद्र जी से सर। निरंजन जी, धर्मेंद्र जी, जब भी वर्तमान की बात करते हैं, श्रेया जी, ठीक है सर। कोई राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार या किसी विषय का विशेषज्ञ बैठता है तो उससे कॉन्क्रीट सिस्टम के सॉल्यूशन की उम्मीद की जाती है, और उम्मीद की जाती है कि वर्तमान सरकार में हो रही गलतियों और कमियों पे रीढ़ वाले पुरुष की तरह सवाल कर सके। अब रीढ़ विहीन पुरुष तरह बैठ करके पर्चा और खर्चा, तो मैं तो पूछता हूं पर्चा खर्चा कहाँ है? आप इसको ले आइएगा, प्रस्तुत करिएगा। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं इसमें एक बात जोड़ देती हूँ, आप फिर अपनी बात रखिएगा। मुझे लगता है कि जब हम वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं तो इतिहास भी खंगाला ही जाता है सर, तो इसलिए सवाल वो बनते हैं, और वो उनका अपना उनका था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब आप आगे। श्रेया जी, आपके सवाल उठाने और सवाल पूछने पर मैं कतई कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, बिल्कुल बनता है, लेकिन कपोल कल्पित बातें अपने घर में बैठे हुए किसी को कल्पित बनाए रखने के लिए अपनी गलती छुपाने, देखिए उसका विषय है। अगर कोई गलती इतिहास के किसी कालखंड में हुई तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज हो रही गलती और अपराध को इतिहास के कालखंड से उसकी धूल उड़ा करके ढका नहीं जा सकता। मेरा यह कहना है, अगर कोई ऐसी घटना हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो उसकी जांच कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यह कहना कि आप चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाइए, तो कहिए सन 1857 में श्रेया जी को मैंने चोरी करते हुए देखा था, धर्मेंद्र सिंह को मैंने वहां चोरी करते हुए देखा था। इससे इस चोरी से थोड़ा बच सकते हैं जिम्मेदारी से। और राजनीतिक विशेष रूप से अगर इस तरह के विशेष उपाधि के साथ बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे जो कहें, लेकिन उनके ऊपर यह जिम्मेदारी रहती है कि सवाल उस तत्कालीन सत्ता से और व्यवस्था के जिम्मेदार उस करना सीखे। दूसरी बात मैं ये कह रहा श्रेया जी, मैं पॉइंट्स में आता हूं। जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती ATRE 19 का जो एग्जाम था, ये माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उन्होंने 2024 में खारिज करते हुए इनकी सूची को और नई सूची बनाने का निर्देश दिया। उसमें स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार तैयार हो। 1 जून 2020 और 5 जनवरी 22 की चयन सूचियों को आधार न बनाया जाए। रूल 14 के तहत निर्धारित क्वालिटी पॉइंट्स मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के अनुसार आरक्षण लागू किया जाए। यह माननीय उच्च न्यायालय की बेंच ने, डबल जजों की बेंच ने ये सारी रिट्स को क्लब करते हुए एक फैसला दिया। सरकार को उस समय से अब तक चलिए उसके पीछे जो कि क्यों नहीं कंप्लायंस किया, सुप्रीम कोर्ट जाने की, कि अगर इनकी नीयत सही थी कि शिक्षकों को नौकरी देना चाहते थे, उनके साथ न्याय करना चाहते थे, इनको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत रही? और इंप्लीमेंट में समस्या कहां रही थी?
और कोर्ट ने भी कहा धर्मेंद्र जी, एक सवाल ना बच्चे आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, वो कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं, वो सपा से भी पूछ रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं सर, बच्चे ये कह रहे हैं कि 6 साल से आप लोगों ने भी उनके हित की बात नहीं करी है, सरकार ने नहीं करा तो आप लोगों ने भी नहीं किया, क्योंकि अब चुनाव है तो आप लोग भी इस पूरे मुद्दे को पकड़ रहे हैं सर। ये पूछ रहे हैं क्योंकि उम्मीद करते हैं ना सर, विपक्ष में बैठे हर व्यक्ति से उम्मीद करता है कि अगर सरकार से सवाल वो नहीं पूछ पा रहे हैं तो आपके माध्यम से वो पूछेंगे, तब तो 6 साल से आप लोग भी थोड़ा जागे नहीं है सर। श्रेया जी आप फिर नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। श्रेया जी, हमको जो लोकतंत्र में जिम्मेदारी विपक्ष की मिली है, हम 69,000 शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके। राजनीतिक आंदोलन न हो, बच्चों के भविष्य का आंदोलन हो। समय समय पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी, सदन के बाहर भी, हमारे अन्य नेता सदन के अंदर और उनके आंदोलन को मजबूती देने के लिए सरकार से चलिए ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, सवाल सिर्फ यही है कि इतना लंबा समय अब चुनाव आ रहा है इसलिए आप लोग जाग रहे हैं, और तब भी जाग पाएंगे कि नहीं ये भी सवाल है। ये भी बच्चे पूछ रहे हैं कि हमको बस एक लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की जाती है हर चुनाव से पहले, क्या वो सच में हो पाएगा कि नहीं सर? मैं सीधे आता हूँ धर्मेंद्र जी के वक्तव्यों पे। ठीक है, संवेदनशीलता उस पर तो हम भी संवेदन। धर्मेंद्र जी, थोड़ा सा अपने बयान को अगर संभव हो और अगर उचित लगे और वास्तविक धरातल पे लगे तो इसको संशोधन कीजिएगा। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार क्यों गई? सरकार सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था कि 67,867 में से आप अभ्यर्थियों को कम कीजिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको, जिन लोगों को 67,867 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया था, उसके प्रोटेक्शन में गई और ये कहा कि बाकी के लोगों को नहीं, गलत बात है। अतिरिक्त एक मिनट प्रोफेसर साहब, ठीक है, मनीष जी, मैं आ रही हूँ। अगर मैं गलत होगा तो मैं संशोधन कर लूंगा। प्रोफेसर मनीष, ठीक है, प्रोफेसर मनीष ने कहा मेरे पास आर्डर है, प्रमोद जी मेरे पास आर्डर है, उन्होंने टोटल बहुत बड़ा आर्डर है, लेकिन लास्ट में जो 4-5 पॉइंट है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, 1 मिनट, मेरी बारी है तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मसला एकदम दूसरा उठा दिया है आदरणीय प्रमोद जी ने, मसला एकदम दूसरा उठा दिया है प्रमोद जी ने। ठीक है मनीष जी, सुन लेते हैं ना, उनको सुन लेते हैं। सुन लीजिए ना धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी सुन लेते, फिर आ रही हूँ मैं आपके पास, फिर आप भी सुना दीजिएगा। चलिए ठीक है सर, जल्दी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ 67,867 working teachers who had already been appointed and serving since 2020 following the Allahabad High Court's directive to throw out the old list and issue a fresh merit list. The state government faced massive legal and social challenges. That was the entire issue. Not. Now coming back to Professor Manish is हमारे राजनीतिक विश्लेषक के एक इस बात पर थोड़ा सा विफर गए, जो उन्होंने श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति कोट कर दी, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम को काल्पनिक कहने वालों का तो हृदय छलनी हो ही जाएगा अगर कोई रामचरित में चौपाइयों को। दूसरी बात है प्रोफेसर मनीष, दूसरी बात है प्रोफेसर मनीष, चले ठीक है, एक करके चले, ठीक है मनीष जी जवाब देंगे जल्दी से। ठीक है मनीष जी जवाब देंगे। पुष्टिकरण न करे तो उम्मीद नहीं आएगी। सच्चाई ये है श्रेया जी, एक लाइन में सच्चाई है। ठीक है, 10 सेकंड आ रही प्रमोद जी आ रही। 29 अप्रैल 2021 को जब कोर्ट में मुकदमा नहीं गया था और पिछड़ा आयोग ने कहा कि आरक्षण घोटाला हुआ है, सरकार को उसी वक्त चीजें ठीक कर लेनी चाहिए थी। आपने इतना इंतजार क्यों किया? आपकी नियत न पहले साफ थी न आज साफ है। ठीक है धर्मेंद्र जी, अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट में फैसला विचाराधीन था, उस पर विचार चल रहा था। चलिए धर्मेंद्र जी सर। नहीं श्रेया जी मैं कह रहा हूं, जब सुप्रीम हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पूरा प्रॉपर ऑर्डर दिया कि आप नए महीने के अंदर प्रस्तुत कर दें, और उसके बाद अगर इन लोगों के पदों पे दूसरे लोग आ गए हैं उनको सत्र लाभ दिया। भाई देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आप एक का हक मार के दूसरे को देंगे तो अराजकता पैदा होगी और तमाम वर्गों में संतोष होगा। आप उसके लिए अलग पद सृजन करके समायोजित करिए ना, वेतन आपको देना सरकार को। अरे वही तो कर रहे हैं ना, मार के बैठे आज 6 साल से, वही तो 6 साल से हक मार के क्यों बैठे हैं सर?
6 साल से हक मार के आप क्यों बैठे हैं? इसका कोई जवाब हो, आप बताइए। आप क्यों, आप तो अच्छी के कोर्ट डंडा मार रही है, आपकी मजबूरी है मानना। आप तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं जल्दी जवाब दीजिए, लेकिन आप अपनी पूरी ताकत से दो सरकार चला ले गए ना लोगों का हक मार के। ठीक है प्रमोद जी, जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी की बात। जी बहुत ही क्विकली बताता हूँ आपको। प्रोफेसर मनीष ने कहा और कुछ हद तक सही भी कहा, आपने भी कहा कि 6 वर्षों तक जिन्होंने प्रतीक्षा की उनका क्या। निरंजन जी ने भी कहा, शायद धर्मेंद्र जी की भी चिंता है। प्रोफेसर मनीष जी, 2.5 वर्षों में आपने आपातकाल में लोगों की जिंदगियां समाप्त कर दी, उनके वापस लौटा। अरे आज की बात करिए, आपका स्वर्णकाल है ये, आपका स्वर्णकाल है। दूसरा आप आते हैं, आज की बात करिए। नीट में 2 लाख बच्चों का भविष्य आपने खराब कर दिया। धर्मेंद्र जी, नीट में 2 लाख खराब हुआ ना। धर्मेंद्र जी 1993 में राजनाथ बच्चों को लाठी मार रहे हैं और ये भाग के पीछे जा रहे हैं, रद्द कर दिया था। ठीक है, मुझे लगता है प्रमोद जी हमें अपने स्वर्णकाल की बात करनी चाहिए। ये बहुत पुरानी बात है कि जब इमरजेंसी लगी थी, लेकिन सर ठीक है। अब बस मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी की हम बात कर लेते हैं, और ये 6 साल की बात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं और कब तक इंतजार करते रहेंगे ये बच्चे पूछ रहे हैं, और उसका जवाब सर आपको देना पड़ेगा। वो पुरानी चीजों में हमें नहीं जाना और उस पर बात करके कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता। आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 69,000 जो भर्ती परीक्षा मामला लगातार चल रहा है उत्तर प्रदेश में। समय समय पर बच्चे आंदोलन करते हुए नजर आए और सवाल सिर्फ सरकार से बच्चों का और हमारा एक ही है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा। और अब चूंकि चुनाव है 2027 में, उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार की ओर से जारी किया गया है, क्या ये वास्तव में ऐसा हो पाएगा? किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी क्या? कि सबकी नौकरी बनी रहेगी और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको भी नियुक्ति पत्र सरकार दे पाएगी चुनाव से पहले या नहीं? ये सबका सवाल है और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार इस पर कुछ फैसला ले और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।